हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को, जिसमें आज हम लोग देख रहे थे। इससे पहले हम लोग देख रहे थे चैप्टर 1 को, सत्ता की साझेदारी। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर में। तो सत्ता की साझेदारी में हम लोग देख रहे थे, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। तो वही प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। तो यही है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की बंटवारा जरूरी है, क्योंकि सत्ता विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम करती है, कम हो जाता है सत्ता से और सत्ता के बंटवारा से। और उन देशों में भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है जहां कोई सामाजिक विभाजन भी ना हो, और हर देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर चलना पड़ता है। सरकार के 3 अंग होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो सभी को मिल करके एक साथ काम करना होता है। तो उन देशों को भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है जहाँ कोई सामाजिक विभाजन भी ना हो, और हर देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर चलना पड़ता है। नहीं तो संवैधानिक गतिरोध कहीं भी पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए संवैधानिक गतिरोध को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक हो जाती है। तो ताकि लोकतांत्रिक सिद्धांत को ठेस न पहुंचे, तो जिन देशों में क्षेत्रीय, भाषा और जातीय आधार पर विभाजन हो, वहां पर सत्ता की साझेदारी का और भी महत्व बढ़ जाता है। नहीं तो फिर एक छोटा सा चिंगारी एक बहुत बड़ा रूप लेकर के देश के सारे ताने बाने को जलाकर खाक कर सकती है। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। सामाजिक टकराव आगे ना बढ़े, सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। तो इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी होता है, अच्छा होता है। तो हम लोग देखेंगे आज बेल्जियम और श्रीलंका में किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी है वहाँ पे। और सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी जरूरी होता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता का बंटवारा हो जाए। और इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जोड़ते हैं। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। जनता के जितने भी राजनीतिक स्रोत है वो लोकतंत्र में है। तो इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंग है, जैसे कि हम पहले भी बताएं, शासन के अंग जो था है विधायिका है, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया। तो ये शासन का जो अंग है वो इस तीनों अंगों के बीच, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, ताकि सही ढंग से न्याय व्यवस्था हो सके। उसी तरह से सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों का सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है, और ये विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे हम बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट को अगर हम देखते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका को, तो इसी तरह की सत्ता की व्यवस्था, सत्ता की साझेदारी यहाँ भी बहुत ज़रूरत है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी करीब हरियाणा राज्य से भी छोटा है। और लेकिन यहाँ पर ये होता है कि इसके समाज की जो जाति है, उनकी जो बनावट है वो बड़ा जटिल है। इसमें रहने वाले करीब 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में जो लोग रहते हैं उसमें 59% डच भाषा बोलते हैं, और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। बाकी 1% जो बच गए लोग वे जर्मन बोलते हैं। तो ऐसे भाषाई विविधताओं का कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है। परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी जो मतभेद है उसको समाप्त कर दिया। उन्होंने उसको दूर कर दिया, और उन्हें बार बार संविधान में संशोधन इस संसार से किया
इस प्रकार से किया कि किसी भी व्यक्ति को विज्ञापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर काम कर सके, सभी मिलजुल कर के रह सके। तो सारा विश्व बेल्जियम की इस साझेदारी को दाद देता है और बेल्जियम में जो सतह की साझेदारी का एक मिसाल खड़ा किया, तो उसको इसके लिए तो दाद देना ही पड़ेगा, क्योंकि 59% लोग डच बोलते हैं, हाँ, और फ्रेंच बोलने वाले लोग 40% है, बाकी 1% लोग जो हैं जर्मन बोलते हैं। लेकिन भाषाएं कई प्रकार के यहाँ विविधता के बावजूद भी, सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़ों के कारण यहाँ बन सकता था, लेकिन विभिन्न विविधताओं के बावजूद भी, भाषाई विविधताओं के बावजूद भी बेल्जियम के लोगों ने नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर संस्कृति विविधताओं और क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया और उन्हें बार बार संविधान में संविधान के क्योंकि संशोधन किया जा सकता है, तो बार बार संविधान में संशोधन करके इस संसार को इस तरह का दिखाया कि कोई भी व्यक्ति बेल्जियम में रहने वाले, चाहे वह कोई भी भाषा का बोलने वाले हो, चाहे फ्रेंच भाषी वाले हो या डच भाषी या फिर जर्मन वाले भाषा बोलने वाले लोग हो, कोई भी व्यक्ति बेगनापन, अकेलापन और इस प्रकार का एहसास न हो उन्हें, और सभी मिलजुल करके रह रहे हैं। तो सारा विश्व बेल्जियम को दाद देगा ही। तो इसके बाद श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट को अगर भी हम लोग देखते हैं तो श्रीलंका की स्थिति भी कुछ इसी तरह से है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से, आपको पता ही होगा, दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रीलंका। और इसकी आबादी, श्रीलंका की आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर हम कह सकते हैं इसकी आबादी, श्रीलंका की आबादी। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। देश की आबादी का कोई देश की जितना आबादी है उसका 74% भाग सिंहलियों का है, जबकि 18% लोग तमिल हैं, तमिल भाषी लोग हैं। बाकी जो बच गए अन्य छोटे छोटे जातीय समूह में बटे हुए हैं, जातीय भाषा को अपनाते हैं, जैसे ईसाई हो गया और मुसलमान हो गया। तो देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग रहते हैं। पूर्वी भाग में तमिल लोग और देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुत ज़्यादा संख्या में है वहाँ पर। और यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसलों का कोई उचित हल निकाल सकते थे, जैसे बेल्जियम ने सत्ता का साझेदारी की और संविधान में संशोधन करके और सभी व्यक्ति का बराबर का अधिकार मिला, सभी व्यक्ति मिलजुल करके रहे, सभी व्यक्ति एक साथ रहे और ये पूरे विश्व का एक मिसाल खड़ा किया। तो उसी प्रकार से श्रीलंका में भी लोग बेल्जियम के जैसा ही अपनी जातीय मसलों का उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय, जो बहुसंख्यक समुदाय है, अर्थात जो सिंहलियों की ज़्यादा संख्या है, करीब 74% भाग में सिंहलियाँ रहते हैं। तो बहुसंख्यक समुदाय जो सिंहली हैं, तो उन्होंने अपने बहुसंख्यक बात को दूसरे पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहाँ गृहयुद्ध शुरू हो गया और आज तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर चाहता तो वहाँ भी बेल्जियम जैसा अपना मिसाल खड़ा कर सकता था और एक साथ रह सकते थे, लेकिन 74% वाले जो लोग हैं सिंहलियों का, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 47% है, फिर तमिलों का नंबर आता है और जिनकी आबादी कुल 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल, और जैसा कि हम लोग बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र को कल भी देखे थे, इस इमेज को आज भी देख रहे हैं। तो इसके बाद उसी तरह से बेल्जियम के जैसा भी श्रीलंका कर सकता था, लेकिन वहाँ का जो बहुसंख्यक है वो इस तरह से होने नहीं दिया, अल्पसंख्यकों के ऊपर थोपने का प्रयत्न किया और इसी कारण से वहाँ पर गृहयुद्ध छिड़ गया और अभी तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है गृहयुद्ध। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद आखिर इनका ये किस तरह से अपना, इनके कारण, बहुसंख्यकों के कारण किस तरह से गृहयुद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था और सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाह रहा था। तो इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक
प्रस्ती के तहत कई कदम उठाए और 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। तो एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया और उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। तो उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों से उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। तो इसका परिणाम यही हुआ कि गृह युद्ध छुड़ा, तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए धीरे धीरे। यह है श्रीलंका के जातीय समुदाय सिंहली, श्रीलंका इकाई तमिल। इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा एरिया है, येलो कलर का शेड जो दिया हुआ है, और सिंहली श्रीलंकाई तमिल भाषी वाले लोग हैं और भारतवंशी तमिल इस क्षेत्र में रहते हैं। और मुसलमान, बाकी जो अन्य जाति है मुसलमान, वो इस क्षेत्र में रहने वाले हैं। तो ये है श्रीलंका के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोगों का इमेज। श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया उनके द्वारा, बहुसंख्यकों के द्वारा। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुसंख्यक जो थे वहाँ के सिंहली वर्ग के लोग जो थे, और वो उनके द्वारा इस चीज को, स्वायत्तता को, उनकी जो स्वायत्तता थी तमिलों की, तो इनको नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन भी बने। श्रीलंका में दो समूह के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया और गृह युद्ध में परिणत हो गया। अगर वहां के लोग बेल्जियम के जैसा समझदारी दिखाते और बेल्जियम के जैसा संविधान में संशोधन करके सत्ता में साझेदारी करके एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का काम करते, तो एक गृह युद्ध को रोका जा सकता था, गृह युद्ध से मुक्ति पाया जा सकता था। तो वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ और उसके बाद हम लोग देखते हैं बेल्जियम की साझेदारी। तो इसमें देखेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह से, क्योंकि इससे हम अगर बेल्जियम और श्रीलंका को दोनों को हम देखें तो दोनों एक छोटा सा ही कंट्री है, करीब हरियाणा के लगभग में ही, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। लेकिन दोनों का जो शासन व्यवस्था है अलग अलग था और ये शासन व्यवस्था के चलते बेल्जियम ने पूरी दुनिया को एक मिसाल खड़ा किया और जबकि श्रीलंका इस तरह की शासन व्यवस्था ना अपनाया और इसका परिणाम यह हुआ गृह युद्ध। तो अगर दोनों देश, अगर बेल्जियम के जैसा श्रीलंका भी इसी तरह से इस समस्या को निपटाने की कोशिश करती तो बेल्जियम के नेताओं तो इस तरह का गृह युद्ध वहां पर नहीं छिड़ता। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि जो विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। तो इस एहसास के चलते ही दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए और श्रीलंका में ठीक उल्टा हुआ, रास्ता उल्टा अपनाया श्रीलंका। और इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। तो इससे बहुत बड़ा शिक्षा मिला। बेल्जियम और श्रीलंका के जो राजनीतिक साझेदारी थी, राजनीतिक हिस्ट्री को जान करके इससे पता चला कि किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी करके देश में एकता बनाए रखा जा सकता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट है सत्ता की साझेदारी के रूप। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या फिर किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। और ये लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है और इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी समूह से हो, किसी भी जाति से भी हो, सभी को उचित सम्मान दिया जाता है, सभी को बराबर सम्मान दिया जाता है। इसी को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। और सार्वजनिक नीतियां तय करने में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सबकी बातें शामिल होती है, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। तो उसी तरह से आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे कि शासन के विभिन्न अंग, जैसा कि पहले हमने भी बताया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शासन के जो विभिन्न अंग है, इसके बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। और यही, और हम सत्ता का क्षैतिज वितरण इसको कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन भी बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में भी 19वीं का लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो सत्ता के साझेदारी में एक सुनिश्चित शासन व्यवस्था बनाए रखती है। और दूसरा है कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो, और फिर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर, जैसा कि हमारा भारत में भी है इसी तरह का शासन व्यवस्था, प्रांत और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार है हमारे देश में, और पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी समान सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। हमारा भारत भी एक संघीय व्यवस्था है हमारे देश में। तो प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं, प्रांतीय सरकार को। और हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, कई देशों में प्रांतीय या फिर क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं। तो राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे हैं जो ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, और हम इसको पहले भी इस वाले वीडियो में भी इसको चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में, जैसे मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, और इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए भी की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझें। और अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है, उचित हिस्सेदारी की साझा की जाती है उनके साथ भी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर और कोई हो। तो सभी को समान तरह की शासन व्यवस्था यहाँ पर मिलता है, और ऐसी शासन व्यवस्था सभी के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग के हों या फिर बहुसंख्यक वर्ग के हों, सभी के लिए भाईचारे का संबंध सिखाता है और सभी को मिलजुल करके रहने का शिक्षा
देता है। तो इस तरह की शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी शासन व्यवस्था होती है। इसको ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। चुनाव का विकल्प जरूरी है और इस तरह की शासन व्यवस्था में चुनाव होता है। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है और पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टियां की यह आपसी प्रतिद्वंदता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। तो एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या फिर अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या फिर सरकार का गठन करती है। तो लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके यहाँ नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो इस तरह का सत्ता की साझेदारी बहुत ही महत्व रखता है और सत्ता में साझेदारी होना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, सत्ता की साझेदारी। तो अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू। और ये इस सत्ता की साझेदारी चैप्टर से पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर से अपलोड किया है। आप इसका लिंक हम उसमें दे देंगे, आप देख सकते हैं। इस दोनों वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ में आ जाएगा। थैंक यू।